Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is AC through capacitor, chapter number 16, alternating current, second year physics. So let's start the topic. अच्छा, एक कैपेसिटर जो है, ये एक छोटा सा कैपेसिटर दिखाया हुआ है। ये कैपेसिटर जो है ये ब्लॉक कर देता है डीसी को, लेकिन एसी को पास करने देता है। इस डायग्राम का असल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जी एसी जो है वो इस तरह से छलांग लगा के गुजर जाता है। ये सिर्फ आप लोगों को याद रखने के लिए कि कौन सी डिवाइस जो है वो डीसी को ब्लॉक करती है और एसी को पास करने देती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक फिगर बनाई गई है कि आपको एक हिंट सी रहे जहन में कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आप देखो डीसी की लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। आपको पता है कि ग्राफ जो है डीसी का वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है करंट की। सो ये स्ट्रेट लाइन जब आएगी तो कैपेसिटर की दीवारों के साथ टकरा के आप समझ लो जैसे रुक जाएगी। और ऑल्टरनेटिंग करंट चूंकि इस तरह का है, कंटिन्यूसली चेंजिंग करंट है, आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, करंट कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सो इस तरीके से ये वेव हम ऑल्टरनेटिंग एक वेव बनाते हैं, तो वो यहाँ से जो है जिस तरह से पास करके आगे निकल गई। तो असल में ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की याद दहानी के लिए है। एक टिप है, एक हिंट है जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि कैसे एसी पास कर गया बल खाता हुआ, लेकिन डीसी जो था वो सीधा सीधा था, लिहाजा रुक गया। असल में इसका आंसर क्या है? एक्चुअली जब एक डीसी को आप कनेक्ट करते हो कैपेसिटर के साथ, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल आपने जिस प्लेट के साथ कनेक्ट किया होता है उस प्लेट के ऊपर से नेगेटिव चार्जेस जो है वो फ्लो कर जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं और इस प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। सो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं और जहां से आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हों, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो हमारे पास इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और जबकि इस प्लेट पे जो है वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज चूंकि डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम जब ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, एक ख़ास क्वांटिटी होती है Q = CV के लिहाज से कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज है वो स्टोर होगा। तो आफ्टर सम टाइम जो है वो कम्प्लीटली चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब मज़ीद कोई चार्जेस की मूवमेंट नहीं रही। सो अगर चार्ज ही मूव नहीं कर रहे तो करंट भी नहीं होगा, लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि करंट जो है वो आपका स्टॉप हो गया। यानी डीसी जो है थोड़ी सी देर के लिए करंट मौजूद था, लेकिन बाकी टाइम के लिए, और ये थोड़ा सा टाइम होता है, बहुत थोड़े से टाइम में ये फटाफट कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट के लिहाज से। लेकिन ये है कि ये जो है आपके पास अब कम्प्लीटली चार्ज प्लेट्स हैं, लिहाजा अब मज़ीद इसके ऊपर कोई करंट का फ्लो नहीं आएगा। दरमियान में एक इंसुलेटर मौजूद है, लिहाजा कोई करंट भी यहाँ से फ्लो नहीं कर सकेगा। एसी के केस में क्या होता है? एसी के केस में एक दफ़ा आपका साइकिल जो है वो पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। सो एक दफ़ा साइकिल जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे होगा, नेगेटिव हम कहते हैं यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से मूव करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये याद रखिएगा। मैं कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रही, मैं इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल मूवमेंट की बात कर रही हूँ। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से मूव करेंगे और इस प्लेट पे डिपॉजिट होना शुरू करेंगे इस पॉजिटिव साइकिल के लिए, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स आपके जो इस प्लेट पे मौजूद थे वो इस पॉजिटिव जो टर्मिनल है इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे आता जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो पहला साइकिल है उसके अंदर इस तरह से एक प्लेट आपकी कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी प्लेट जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपका साइकिल रिवर्स करेगा तो जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज थे उसके ऊपर अब यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे आप जो है वो नेगेटिव चार्जेस आते जाएंगे और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आपके पास डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये जो है यही चीज़ कंटिन्यूसली हर साइकिल में चेंज होगी। मतलब जो है वो ये है कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो एक साइकिल में चार्ज होगा, दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से चार्ज हो जाएगा। सो कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेगा
और जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जहाँ कहीं भी चार्जेस का फ्लो होगा, तो वहाँ पे करंट मौजूद होगा। लिहाजा अगर मैं इस सर्किट के दरमियान में एक अदद बल्ब भी कनेक्ट कर देती हूँ तो वो बल्ब जो है वो रोशन होगा। जैसा कि इस सर्किट में आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ये आपका एसी वोल्टेज सोर्स है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका स्विच लगा हुआ है। सो मैंने क्या किया है कि पहले मैंने सिर्फ एक एसी वोल्टेज सोर्स को कैपेसिटर से कनेक्ट किया हुआ था, अब दरमियान में मैंने एक बल्ब लगा दिया। तो अगर यहाँ पे डीसी होता और आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होते किसी बैटरी के जरिए, तो ये बल्ब जो है नहीं जलना था। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए करंट आया था, लेकिन बाद में जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था उस सर्किट में से। जबकि एसी केस के अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, कभी एक डायरेक्शन में, कभी दूसरी डायरेक्शन में। अब बल्ब को तो नहीं इससे कोई गर्ज ना कि भाई मेरे में से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे या दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, उसमें से बस इलेक्ट्रॉन्स को पास करना चाहिए, तभी वो रोशन होगा या लाइट अप होगा। सो हमारे पास बल्ब जो है वो जल जाता है अगर आप इस तरह से ऑल्टरनेटिंग सोर्स को लगाते हो कैपेसिटर के साथ, और सीरीज के अंदर ही आपने एक बल्ब भी अटैच कर दिया। सो क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, उसका फॉर्मूला होगा V is equals to V naught sin of omega t, which is the EMF of the alternating voltage. सो हमारे पास V naught क्या होता है? V naught होती है पीक वैल्यू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब कैपेसिटर के केस में आप जानते होंगे क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज। तो वोल्टेज की यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं तो CV नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। सो करंट बाय इट्स डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस है, तो चार्जेस का फ्लो होता है। सो इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। सो ये अगर एक अगर साइन वेव होती है और फर्ज करें कि यहाँ पे जी क्यू है और यहाँ जो है वाई एक्सिस पे क्यू है और एक्स एक्सिस पे टी है, तो चार्ज के लिए जो मेरे पास वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस किस्म की बनेगी। सो अगर ये चार्ज की वेव फॉर्म है तो मेरे पास जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी मैंने निकालना है, तो ये क्या क्यू जो है वो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे टी है। वाई एक्सिस पे आपका क्यू है, एक्स एक्सिस पे आपका टी है। सो दिस विल एक्चुअली बी द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो मतलब यानी जो आपकी साइन वेव है, सिंपल साइन वेव, आप अभी फिलहाल इन ऑरेंज लाइंस को छोड़ दो, जो ग्रीन कलर की आपको सिंपल साइन वेव नजर आ रही है, ये अगर वेव है आपके चार्ज की और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास इस वेव की जो स्लोप आएगी, इस कर्व की, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें देगी वैल्यू ऑफ द करंट। हमेशा याद रखिएगा जब भी एक कर्व मौजूद हो और उसका आपने स्लोप लेना हो तो हम क्या करते हैं कि स्लोप हमेशा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का लिया जाता है, लेकिन अगर कर्व मौजूद है तो आप क्या करोगे, हर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस कर्व को किसी एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ टच करेगी। सो ये मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हमारा स्लोप जो है वो किस किस्म का निकलेगा। सबसे पहले तो इनकी बात करने से पहले मैं आपको जनरल बता दूं कि स्लोप जो है, अगर ये इंक्रीजिंग आपका ग्राफ है, इस किस्म का इंक्रीजिंग ग्राफ हम कहलाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला ये ग्राफ है। सो अगर आपका इस किस्म का स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो हमारे पास स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपकी जीरो स्लोप होगी, क्योंकि इसके लिए डेल्टा वाई जो है, वाई आपका देखें चेंज नहीं हो रहा। अब देखो कि वाई जो है वो आपका एक ही वैल्यू पे है। सो चूंकि डेल्टा वाई चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू जीरो। वाई चेंज नहीं हो रहा, सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू जीरो। फाइनल और इनिशियल सेम है, दोनों माइनस करोगे जीरो आ जाएगा, इस वजह से स्लोप जीरो हो जाती है। नेगेटिव स्लोप है जब हमारे पास इस तरह का इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है, यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो डिक्रीजिंग है। ये देखें पे इनिशियली जो है वो ज़्यादा वैल्यू थी, फिर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। सो इस किस्म का जो ग्राफ होता है जो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा होता है, उसकी स्लोप नेगेटिव होगी, क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी चीज़ कम होगी। तो बड़े छोटे में से बड़ा नंबर निकालोगे तो इन दोनों में से कोई एक भी जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगी। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई कि आपके पास बिल्कुल एक वर्टिकल
लाइन पड़ी हुई है, तो ये तो ढलवान मैक्सिमम है ना, इसके ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं चढ़ सकती। सो हमारे पास दिस इज द इन्फिनिट स्लोप। स्लोप इसमें इन्फिनिट होती है, लेकिन इस केस में हम बात करेंगे कि चूंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, सो हम ये कहेंगे कि स्लोप जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, इन फॉर्म्स को ज़रा जहन में रखिएगा, और नीचे जो है हमने टेंजेंट बनाए हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उनको ज़रा जहन में रखें ताकि हम करंट का ग्राफ बना सकें। किस तरह का बनेगा आपका ग्राफ जो है वो जिस जिस पॉइंट पे चार्ज जीरो शो कर रहा है, क्यू की वैल्यू जीरो शो कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, हर उस पॉइंट के ऊपर आपने जो आपका टेंजेंट बनेगा दैट विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, दोनों साइड्स पे मैक्सिमम जो है पॉइंट, उसके ऊपर टेंजेंट इस किस्म की हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी। और इसके दरमियान में ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट है वो मैंने आगे बना के दिखाया हुआ है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स हैं वो इस तरह से बनेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन, इसी तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे वाली एक स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन। तो यानी ये डिफरेंट टेंजेंट्स हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। सो इन टेंजेंट्स की मदद से हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए। ये आपके पास जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज द वोल्टेज कर्व, और देख सकते हो आप इट्स सिंपल साइन वेव है जो कि हमने बनाई हुई है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था, लिहाजा सिंपल एक साइन वेव बनेगी। 0 पे 0, फिर आहिस्ता आहिस्ता 90 डिग्री पे मैक्सिमम, फिर 180 डिग्री पे 0, इसी तरह सो ऑन। फिर q इज इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था, लिहाजा यहाँ पे भी अगेन ये जो आपको रेड से कलर की लाइन, पिंक से कलर की लाइन नजर आ रही है, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द चार्ज। और आप देख सकते हो जहां वोल्टेज जीरो था वहां पे चार्ज भी जीरो है, जहां वोल्टेज आपका मैक्सिमम था वहां चार्ज भी मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ ओमेगा टी के, लिहाजा दोनों की वेव फॉर्म जो है वो सेम रहेगी। हाँ, मैग्नीट्यूड में डेफिनेटली फर्क है। अच्छा, तीसरी चीज है हमारे पास करंट, और करंट इज एक्चुअली गिवन बाय द स्लोप डेल्टा बाई बाय डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये जो आपका चार्ज का जो था ग्राफ पिंक से कलर का, उसके ऊपर अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट निकालती हूँ, तो मैंने आपको बताया वो इस तरह के टेंजेंट्स बनते हैं। सो क्या है, ये मैक्सिमम स्लोप थी। सो मैक्सिमम स्लोप का मतलब है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जहाँ पे जीरो है वहां पे हम करंट मैक्सिमम लेंगे, जहाँ पे आपका ये चार्ज मैक्सिमम हो रहा है वहां पे हमने जीरो लिया हुआ है करंट। तो ये जो है यहाँ पे आपके पास जीरो होगी थी स्लोप, लिहाजा यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ जीरो पे एक पॉइंट लगाओगे। फिर अब आपने ये करना है कि यहाँ पे आपका चार्ज जब जीरो हुआ तो जीरो के ऊपर फिर एक वर्टिकल आपके पास वर्टिकल स्लोप बनती है, लिहाजा यहाँ पे स्लोप विल बी ओके जी। फिर जीरो आ गया तो जीरो के ऊपर जो है अगेन वर्टिकल आपके पास लाइन आती है, टेंजेंट आता है, इस वजह से स्लोप होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम होगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। उसकी रीजन ये है कि इस मैक्सिमम और इस जीरो के दरमियान में जो आपके पास स्लोप्स आ रही थी वो ये थी, ये था डिक्रीजिंग स्लोप। अगर डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा हो तो हम स्लोप जो है वो नेगेटिव लेते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ से ही आप जब यहाँ जीरो था तो उसके बाद आप नेगेटिव साइड पे चले गए थे इस पोर्शन के लिए। सो आपके पास यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम आ गया तो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम पहुंच गए। अब ये वाला पोर्शन आ गया है तो इस पोर्शन के लिए आप देखो ये है ग्राफ, और दिस इज अगेन अ डिक्रीजिंग ग्राफ, लिहाजा हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव ही रहेगी। अगेन नेगेटिव ही साइड पे रहोगे किस पोर्शन के लिए, ये जीरो से लेके ये नेगेटिव मैक्सिमा के लिए, जो कि क्यू की वैल्यू है। जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम तक के लिए जो है वो अगेन नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन स्लोप की वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप जीरो की तरफ ऊपर की तरफ आते जाओगे, वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। सो फिर आप पहुंच गए नेगेटिव मैक्सिमा की तरफ, जिस तरह से ये पॉइंट था नेगेटिव मैक्सिमा वाला। सो नेगेटिव मैक्सिमम पे क्या होता है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप इज जीरो, सो आप
पॉइंट यहाँ पे लगा लोगे। फिर आपने उसके बाद आगे दोबारा से जब चलना है तो हमारे पास दोबारा से यहाँ 0 आ जाएगा। आज दोबारा 0 है तो 0 पे फिर वही आपके पास एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हमारे पास अगेन क्या आ गया, पॉजिटिव मैक्सिमा आ गया। यहाँ से लेके 0 तक के पॉइंट के लिए आप ये देखो कि इंक्रीजिंग वाली शेप बन रही है। इंक्रीजिंग शेप बन रही है, दिस मीन्स कि आपने इस वाले पॉइंट पे इंक्रीजिंग शेप है, तो इंक्रीजिंग शेप के लिहाज से क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इतने पोर्शन के लिए आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं आपके करंट की, और यहाँ जाके दोबारा से पॉजिटिव मैक्सिमा आ गया। अच्छा जी, अब इसकी फेज डायग्राम देख लें कैसे हम बना सकते हैं। हम फेज डायग्राम हमेशा वोल्टेज और करंट के दरमियान में ही बना रहे होते हैं। आपने इन दो के वेव फॉर्म्स को ध्यान से देखना है। हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म जब 0 पे है तो करंट जो है वो 90 डिग्री पे ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ इसी एक पॉइंट से ही आपको बता दूं कि ये 90 डिग्री आगे चल रहा है, यानी करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। अगेन आप देख लो, आगे भी देख लो, पॉइंट ए के ऊपर अगर आप देखो तो वोल्टेज आपका मैक्सिमम है, लेकिन करंट जो है वो 180 डिग्री पे है। यानी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के लिहाज से आ रही है, लेकिन करंट जो है वो यहाँ से मैक्सिमा से 0 पे आ गया है। ये पॉइंट 180 डिग्री वाला होता है। फिर अगेन आगे आप चलते हो, बी पॉइंट के ऊपर चले जाओ, तो बी पॉइंट के ऊपर भी आपका वोल्टेज जो है वो यहाँ से क्रॉस करता हुआ यहाँ पहुंचा है तो 180 डिग्री पे है, लेकिन करंट जो है वो आगे 270 डिग्री पे पहुंच चुका है, नेगेटिव मैक्सिमा पे चला गया। आप हर पॉइंट पे इसका नोट कर सकते हो कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री या π/2। ये एक इम्पॉर्टेंट बेटा MCQs है। MCQ में ये बहुत ज़्यादा आता है, सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप कर जाते हैं। आपने एक लफ्ज याद रखना है, आइस। आई इज फॉर करंट, C इज फॉर कैपेसिटर एंड E इज फॉर द EMF या वोल्टेज। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को कैपेसिटर के केस में। आइस का लफ्ज अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा कि कौन किस में लीड करता है। वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, क्योंकि ये 0 पे था तो हम इसको रेफरेंस के तौर पे एक्स एक्सिस पे कर लेते हैं। तो करंट जो है वो 90 डिग्री आगे जाएगा। ये याद रखिएगा, काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव ली जा रही होती है, रोटेशन एंगल जो है वो हम काउंटर क्लॉकवाइज ही लेके चल रहे होते हैं, इस वजह से 90 डिग्री आगे लेके जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा, दोनों वेक्टर्स की टेल्स यहाँ पे मिल रही हैं। हेड को टेल के साथ नहीं मिलाना, ये हेड टू टेल रूल, हम वेक्टर एडिशन नहीं कर रहे। फेज डायग्राम के अंदर दो वेक्टर्स की टेल्स आपस में कनेक्ट हुई होती हैं और यहाँ पे एंगल जो है वो दोनों का 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आगे जो है वो आपका करंट जो है वो मूव करेगा। दिस इज द फेज डायग्राम। अब देख लें रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये एक नई टर्म आप लोगों के लिए आई है। रिएक्टेंस क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस था ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC, जब एक रेजिस्टर में से AC पास करता है तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते थे। तो इस केस में जब कैपेसिटर में से AC पास करता है और उसे जो ऑपोजिशन या रुकावट जो उसके आती है रास्ते में, वो कहलाती है जी रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। और रिएक्टेंस को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। C जो छोटा सा नीचे लिखा है ये कैपेसिटर के लिए है, तो XC इज द measure of the opposition offered by the capacitor to the flow of AC। तो ये कहलाता है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम रिएक्टेंस कहेंगे। और ये बराबर होता है अगेन V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले के लिहाज से VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। RMS वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि हम AC की बात कर रहे हैं और हमने कहा था कि AC के केस में हम RMS वैल्यू ही यूज कर रहे होते हैं। तो ये बराबर होता है 1/2/FC। आपने इस फॉर्मूले को एज इट इज याद कर लेना है, इसकी डेरिवेशन फिलहाल आप लोगों के कोर्स में नहीं है। सो XC जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2/F into C, where F is the frequency of the wave और C is the capacitance of the capacitor। सो ये बराबर हो जाएगा 1/ω/c, क्योंकि आपको मालूम है कि 2/F जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ से इस रिलेशन से जो एक इम्पॉर्टेंट
रिजल्ट निकलता है वो ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो रिएक्टेंस आपकी डिक्रीज करती जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली एसी आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, रिएक्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी। दोनों का इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है कि अगर आप फ़र्ज़ करो कि जी मैंने फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो कर दिया, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी के केस में। आप देखो ना, डीसी के केस में एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब है कोई फ्रीक्वेंसी तो नहीं हुई वहां पे। फ्रीक्वेंसी तो साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स पास करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में क्या होता है, डीसी के केस में एक स्ट्रेट लाइन है, कोई साइकिल तो है ही नहीं, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी हो जाती है जीरो। सो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो यहाँ पे मैं जीरो जब लगाऊंगी तो 1/0 इज इन्फिनिटी। इसका मतलब है ऑपोजिशन इज इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ी रुकावट है जो कि कैपेसिटर ऑफर कर रहा है डीसी के केस में। इसी वजह से डीसी को ये ब्लॉक कर देता है, डीसी में से, डीसी जो है वो इसमें से पास नहीं करता। अच्छा, पावर डिसिपेशन की अगर बात करें तो एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट वो सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ओवरऑल पावर डिसिपेशन इस केस में जीरो होगी। उसकी रीजन क्या है, पावर गेन होता है, उतनी ही पावर नेक्स्ट साइकिल में लूज कर जाता है। सो पावर गेन और पावर लॉस सारा साथ साथ चलता जाता है, तो ओवरऑल जो है वो पावर डिसिपेशन जीरो हो जाती है। आप देखो, मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, एक वेव को, और इस वेव को अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ तो आप इस केस में देखें कि चूंकि पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, सो यहाँ से आपकी करंट पॉजिटिव, यहाँ वोल्टेज को देखिएगा ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वी आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी पावर गेन होगी। अगले क्वार्टर में देखो, करंट जो है वो नेगेटिव हो रहा है लेकिन वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, सो नेगेटिव का मतलब है लूज कर रहा है, सो पावर लॉस हो रही है। आगे जितनी मतलब उसने गेन की उतनी उसने अगले क्वार्टर में लॉस कर दी। नेक्स्ट में चेक करो, ये करंट का ग्राफ है, सो ये नेगेटिव, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये भी नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई करेंगे, वी आई है, सो वी मल्टीप्लाइड बाय आई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अगेन इस साइकिल में, इस क्वार्टर में आके दोबारा से ये गेन करेगा पावर को, लेकिन आखिरी क्वार्टर में देखो करंट आपका पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है, सो अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी नेगेटिव, सो यहाँ से अगेन लॉस कर रहा है पावर को। सो जितनी पावर गेन करता है उतनी ही पावर नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस कर देता है, इस वजह से ओवरऑल पावर डिसिपेशन इज जीरो एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। वाई कैपेसिटर में परमिट्स एसी बट ब्लॉक्स डीसी। डिफाइन करना है आपने रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर को, डिस्क्राइब करना है पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ एसी पासिस थ्रू अ कैपेसिटर विद फेज डायग्राम। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको समझ सकें।